अच्छा, ये स्पेसिमन पेपर है, इसका हमने सेक्शन बी डिस्कस कर लिया था। अब सेक्शन सी है। सेक्शन सी में जो 2 क्वेश्चन है, devaluation of a country's currency will reduce a persistent balance of payment deficit on its current account in goods and services in the short term, but this will inevitably lead to high levels of inflation का lower। काफ़ी कुछ है इस क्वेश्चन में, तो ये देखने का मार्जिन इसमें काफ़ी अच्छा है। फिर assess the contribution of foreign direct investment to the improvement of the standard of living to the low income country। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से अगर कंफ्यूज ना हो तो आप मल्टीनेशनल कंपनी अगर समझ लो तो ये सेम आंसर ही बन जाता है। तो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 में अब देखो उसने जो फोकस किया है, अब जो डेफिनेशन का पार्ट है वो पहले अगर देखें हम, तो डेफिनेशन के पार्ट में डिवैल्यूएशन की डेफिनेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज़ है इसको बताएं, बल्कि बैलेंस ऑफ डेफिसिट क्या होता है वो बताएं, करंट अकाउंट है वो बताएं, और इन्फ्लेशन क्या होती है ये बताएं। ठीक है, तो 1 2 3 4 डेफिनेशन बनती हैं, 5 डेफिनेशन। तो डिवैल्यूएशन बता दीजिए, डिवैल्यूएशन क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। फॉर एग्जांपल भी दें साथ ज़्यादा बेहतर है कि रुपीज़ जो है ना वो 280 का डॉलर था, अब जो है वो डॉलर 290 का हो गया। तो रुपीज़ जो है वो मेंशन करें कि रुपीज़ जो है वो क्या कर गया, डी वैल्यू हो गया, और इट इज़ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। डी वैल्यूएशन जब भी आएगा तो आपने बताना है कि इसे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। ये देखो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया है, जो भी है ये जरूर बताना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज़ है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द टोटल ट्रांजैक्शन कैश और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द करेंसी शो होता है। और इसके 3 पार्ट हैं। द वन इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो है वो ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम को कंसिस्ट करता है। दूसरा बताएं कि अगर इनफ्लो लेस है देन आउटफ्लो तो देन इट इज़ डेफिसिट। ये हो गया। फिर आप बताइए इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है वो डिमांड पुल भी हो सकती है, कॉस्ट पुश भी हो सकती है। पहले बता दें इन्फ्लेशन जो है कंसिस्टेंट राइज इन द प्राइस लेवल ओवर अ गिवन टाइम पीरियड। बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफाइन कर दिया, इसके पार्ट बता दिए, फाइनेंशियल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, जो भी है, और इसके अंदर क्या चीज़ है ये कंसाइजली देखिए सब चीज़ें डिफाइन कर दी। अब आपने बताना है कि डेफिसिट आप कैसे रिड्यूस करेंगे शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। जनरल प्राइस लेवल ये डेफिनेशन आ गई उसकी। अब डीवैल्यूएशन को अगर देखें तो डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इमीडिएटली मेक ऑल एक्सपोर्टेड गुड्स चीपर। प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगी, प्राइस ऑफ इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसकी वजह से डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट राइज कर जाएगी और इसकी वजह से डिमांड ऑफ इंपोर्ट फॉल कर जाएगी। इन दोनों की वजह से क्या होगा कि हमारा x माइनस एम क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। x माइनस एम अगर आप जब ड्रा करेंगे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर, तो ये इस तरह यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। ये ऊपर ये 81 हमारा यहाँ पे था, 82 यहाँ पे था, और इसकी वजह से देखो प्राइस लेवल राइज कर गया। ठीक है, तो ये हमारा एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, आउटपुट ज़्यादा आ गया होगा आपको, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या करेंगे, राइज कर देंगे। तो हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है? ठीक है, डीवैल्यूएशन की वजह से हमारा जो प्राइस लेवल है वो राइज कर रहा है। अब देखिए इसने यहाँ का डिस्कस किया हुआ टू सम एक्सटेंट एबिलिटी। अच्छा, एक्सपोर्ट्स, मोर एक्सपोर्ट्स विल बी सोल्ड, फ्यूअर गुड्स विल बी इंपोर्टेड, दिस वुड हेल्प टू रिड्यूस द बैलेंस ऑफ डेफिसिट। ये इसका प्लस पॉइंट के डेफिसिट तो इससे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वो याद है ना, जीडीपी जब हमारा राइज करेगा, एम्प्लॉयमेंट राइज करेगी, आउटपुट राइज करेगी, और इसकी वजह से एक्सपोर्ट जब ज़्यादा होंगी तो हमारा जो बेनिफिट है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, इनके इनफ्लो जो है वो ज़्यादा होगा। तो इनफ्लो ज़्यादा होने की वजह से हमारा बैलेंस पॉजिटिव हो जा सकता है। अब आपने ये डिस्कस करना है यहाँ पे जो मेन पार्ट है, करंट अकाउंट बैलेंस डेफिसिट जो है द शॉर्ट टर्म विल डिपेंड ऑन हाउ डोमेस्टिक सप्लायर। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने जे कर्व वाला इफेक्ट किया था। एक जे कर्व वाला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन की डिवैल्यूएशन की वजह से शॉर्ट रन में क्या फ़र्क पड़ता है और लॉन्ग रन में क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर वो आपको याद हो। दूसरा जो है वो मार्शल लर्नर कंडीशन होगा। तो दोनों को अगर हम देखें तो जे कर्व अगर आपको याद हो तो जे कर्व हमने कहा था कि इफेक्ट क्या होगा, जे कर्व की वजह से आपका
शुरू में ये जो है वो डेफिसिट होगा, शॉर्ट रन में डेफिसिट होगा। क्या डेफिसिट होगा? करंट अकाउंट, यहाँ पे करंट अकाउंट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और लॉन्ग रन में जाके, ये जो लॉन्ग रन है, इस लॉन्ग रन में जाके ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा ये लॉन्ग रन में। इससे पहले वो क्या है? नेगेटिव है, ये क्या है? डेफिसिट। ये आपने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन बता दिया विद रिस्पेक्ट टू, विद शॉर्ट रन में क्या होगा? डेफिसिट, और लॉन्ग रन में क्या होगा? वो हमारा सरप्लस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब सर इसमें लॉन्ग रन पॉइंट ये है, लाइन के बाद शुरू होता है या फिर ऐसी लाइन? इस पॉइंट के बाद ये आगे लॉन्ग रन। और इसकी स्टोरी आपको सुनाई थी उस दिन, जिस दिन बताई थी कि एक्सपोर्ट ऑर्डर जब आपके राइज करते हैं, वो जो भी पीछे मैंने लिखा, एक्सपोर्ट जब राइज करेगी तो एक्सपोर्ट समझो कि हम जो रॉ मटेरियल है एक्सपोर्ट्स का, वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट के ऑर्डर जब हम फिल करना शुरू करेंगे तो उस वक्त हमारी इंपोर्ट ज़्यादा होंगी इन एक्सपोर्ट्स को पूरा करने के लिए। लेकिन जब एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर जब मैच्योर होंगे, जब हम आइटम्स डिलीवर करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे हमारा फिर पेमेंट्स आना शुरू होगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अच्छा, इसमें जो वैल्यूएशन पॉइंट है वो आप डिस्कस कर लेंगे। करंट अकाउंट तो इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल अकाउंट की फिगर कितनी है और फाइनेंशियल अकाउंट की फिगर क्या चल रही है। क्योंकि कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये तीनों मिल के तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा क्या होना है? पॉजिटिव होना है। तो अगर करंट अकाउंट तो आपका पॉजिटिव आ रहा है लेकिन कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट नेगेटिव आ रहा है, तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं होगा, ये वैल्यूएशन का पॉइंट। ठीक है, फिर क्या कंसिस्टेंट आपका डेफिसिट हो रहा है कि सिर्फ इस साल डेफिसिट हुआ? फिर आपका जो डेफिसिट है वो जीडीपी की जीडीपी का कितने परसेंट है? फिर जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो वो कैपिटल गुड्स की कर रहे हैं कि कंज्यूमर गुड्स की? ये 3-4 पॉइंट आप जेहन में रखें, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, नोट्स में भी लिखे हैं। ये दो इधर आप एनालिसिस में डिस्कस करने, दो वैल्यूएशन। एक और चीज़ जो यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं, वो चाहे वैल्यूएशन में जाके मैच कर लें, वो मार्शल लर्नर कंडीशन थी। मार्शल लर्नर कंडीशन क्या थी कि ये जो हमने ऊपर डिस्कशन की है उसका होल्ड करेगी अगर पीईडी ऑफ एक्सपोर्ट्स प्लस पीडी ऑफ इंपोर्ट्स का जो सम है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, तो फिर ये एप्लीकेबल है। अब देखें मार्किंग की मिसने क्या क्या बातें लिखी हैं। Analysis of devaluation, general price level could provide for example analysis must consider proportion of import। हाँ, proportion of import, कितनी import हमारी ज़्यादा या कम होगी। हम ये कह तो रहे हैं कि import कम होगी, जैसे अभी ये लिखा कि import हमारी कम हो जाएगी। कितनी import कम होगी वो डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी के ऊपर। एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी लेकिन कितनी ज़्यादा होंगी वो डिपेंड करेगा उसकी इलास्टिसिटी के ऊपर, जो भी एमएलसी बता रहे थे। फिर इनकी इट्सेल्फ वैल्यू भी मैटर करेगी, क्या राइज तो किया लेकिन कितनी ज़्यादा राइज की है। अब देखो वैल्यूएशन में वही पॉइंट, पीईडी मार्शल लर्नर कंडीशन, या मार्शल लर्नर कंडीशन जाके आप बेशक वैल्यूएशन में डिस्कस करें। और लॉन्ग रन इम्पैक्ट इसका या शॉर्ट रन इम्पैक्ट वो भी आपको बता दिया। फिर लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन कैसे ठीक होगी या डिवैल्यूएशन टेक प्लेस होने की वजह से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्पेयर कैपेसिटी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड आपकी प्राइसेस को कितना ठीक, कितना डिस्टर्ब कर रही है, कितनी ज़्यादा, एक्सटेंट एंड साइज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट जो है वो मैटर करेगी, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स आपके ये तो ठीक हो रहा है लेकिन दूसरे गोल देखिए वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे। और इट इज़ नॉट क्लियर विदाउट, हाँ ये खास बात है कि डिवैल्यूएशन सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमारा लॉन्ग रन में जाके बैचलर को भी ठीक कर दे और इन्फ्लेशन को ठीक कर दे। कुछ और मयर्स भी होंगे, वो भी आपको लेने पड़ेंगे, जिनके आपकी जो फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, वो अलाइन होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा किसी और पॉलिसी को बताने की जरूरत नहीं क्योंकि जेकर और एमएलसी हम इनफ बता चुके हैं, तो इसलिए आपको कोई और बताने की जरूरत नहीं है। हाँ ये एक चीज़ है जो आप बता सकते हैं कि ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि जो हम इंपोर्ट करेंगे उसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन फर्दर राइज कर सकती है। ठीक है, ये जो अभी हमने डायग्राम बनाई, ये डायग्राम या कॉस्ट पुश की अगर आपको डायग्राम याद हो तो कॉस्ट पुश में क्या था कि आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इफेक्ट करती है। एग्रीगेट सप्लाई इधर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगी, ये एग्रीगेट सप्लाई। तो इसकी वजह से अगर आपकी वो हो रही है, प्राइस लेवल राइज कर रहा है, तो ये तो एक ऐसी चीज़ जिससे हमारा जीडीपी भी फॉल कर जाएगा, आउटपुट भी फॉल कर जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा वाला जीडीपी, कौन से वाला इन्फ्लेशन इफेक्ट कर रहा है, ये कॉस्ट पुश वाली इन्फ्लेशन है या डिमांड पुल वाली इन्फ्लेशन है। अगर डिमांड पुल वाली है कॉस्ट पुश की बजाय, तो वो ज़्यादा, डिमांड वाली ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि उसमें अदर फैक्टर ठीक हो रहे होते हैं और दूसरे वाली इतनी इफेक्टिव नहीं है।
तो कंक्लूड आपने करना है कि ये डिवैल्यूएशन सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि अफेक्ट करेंगी इसको। डेफिनेटली इसकी वजह से इन्फ्लेशन राइज करेगी, लेकिन उस इन्फ्लेशन के साथ साथ आपके अदर फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। उसमें आप टैक्सेस का रेफरेंस दे दें, इंटरेस्ट रेट का रेफरेंस दे दें, या सप्लाई से पॉलिसी का रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखने का अच्छा आसान हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और स्टैंडर्ड लिविंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा लो इनकम कंट्री को। शायद मैं पहले भी डिस्कस किया इसका क्वेश्चन। तो पहले बता दें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। ये दूसरे कंट्री जो है वो हमारी लो इनकम कंट्री की जो हेल्प करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी की फॉर्म में, या फिर एड देते हैं, यहाँ अपना बिजनेस शुरू करते हैं। जैसे चाइना जो है यहाँ पे सी पैक रोड बना रहा है, इस तरह की एग्जाम्पल देकर आप बता सकते हैं ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। मल्टीनेशनल कंपनी की एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। स्टैंडर्ड लिविंग क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो नंबर ऑफ गुड्स यूज बाय इंडिविजुअल्स की, जितनी ज़्यादा गुड्स यूज़ करेंगे या जितना उसका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा उतना स्टैंडर्ड लिविंग वहाँ बेहतर होगा। लो इनकम कंट्री क्या होता है जिनकी पर कैपिटा इनकम $4,000 से कम है और वो ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है। अब आप बता दें जनाब के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एफडीआई क्या होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एमएनसीज। इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स कैपिटल की शक्ल में आती है, मशीनरी है, बिल्डिंग फैक्ट्रीज हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा लो इनकम कंट्री को कि लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट, हमारा जो लो इनकम कंट्री है उसके प्रैक्टिसेस क्या होंगे, प्रोडक्टिविटी हमारी कम होती है, हमारी डिपेंडेंसी रेशो ज़्यादा है, लो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है, सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस हमारी होती है ऑन प्राइमरी गुड्स की एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और लो लिविंग स्टैंडर्ड होता है हमारा आमतौर पे, क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी लेवल ज़्यादा है, इनइक्वालिटी ज़्यादा है, पुअर हाउसिंग है, एजुकेशन हेल्थ पुअर है, और रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। यहाँ इंप्रूवमेंट कैसे आएगी लिविंग स्टैंडर्ड में उनकी वजह से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हमारा जीडीपी राइज करेगा शुरू में जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। और यहाँ पे अगर आपको कुजनट कर्व वाला याद हो, कुजनट कर्व क्या थी कि जब जीडीपी हमारा राइज करता है, यहाँ पे गिनी कोएफिशिएंट था, यहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा था। तो जीडीपी पर कैपिटा जब राइज करेगा तो शुरू में इनइक्वालिटी ये देखो राइज करती है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये जीडीपी जब हमारा जीडीपी पर हेड, ये जीडीपी पर हेड है यहाँ एक्स एक्सिस पे, जब ये राइज करेगा तो ये गिनी ऑप्शन इसका एक्स जो इनइक्वालिटी को शो कर रहा है, तो ये फर्दर क्या करेगा, फॉल करना। तो इसका रेफरेंस भी आप दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एफडीआई से नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई फैक्ट्रीज बिल्डअप होंगी, ट्रेनिंग वर्कफोर्स की अच्छी होगी, इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोडक्टिविटी लेके आएगी, आउटपुट राइज करेगी, एम्प्लॉयमेंट राइज करेगी, इनकम लेवल राइज करेगी, रियल वेल्थ लोगों की राइज करेगी, हाई लेवल ऑफ टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा। लो इनकम कंट्री गवर्नमेंट के लिए दो बेनिफिट इसके लिए हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन एज वेल एज इंक्रीज एक्सेस टू कंज्यूमर गुड लोगों की राइज करेगी। इंप्रूवमेंट आएगी स्टैंडर्ड लिविंग के अंदर, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि हमें ओवर रिलायंस करना पड़ेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएं। डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी हमें देखनी पड़ेगी वो क्या चल रही है, यानी कि हमारी टाइट फिस्कल पॉलिसी चल रही है या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है, फिर यानी कि लोकल इन्वेस्टमेंट कम होगी। नेगेटिव इम्पैक्ट भी इनके होते हैं कि वो अपने लोगों को ज़्यादा ले आते हैं, उनको वो जॉब ज़्यादा देते हैं, और ये ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि ये डिपेंड करेगा इस चीज़ के ऊपर कि हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है वो जीडीपी का कितने परसेंट है। अगर वो 10% है, 20% है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 30-40% अगर ज़्यादा, ये एफडीआई की रेशो कितनी है जीडीपी, जितनी ज़्यादा रेशो होगी उतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा, जितनी कम रेशो होगी उतना कम इफेक्ट करेगा। और हायर स्किल्ड वर्कर वो अपने लेके आते हैं बाहर से, एमएनसी वाले, एमएनसी फिर हमारे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, वो अपने इंडिजीनियस पॉपुलेशन को यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग वो इतनी नहीं दे देते जितनी की रिक्वायर होती है। यहाँ के लोगों को वो वेजेस भी कम देते हैं और लोअर लेवल जॉब्स के ऊपर उनको हायर करते हैं। ये भी सर्टेन नहीं है कि गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू कितना देते हैं वो, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि गवर्नमेंट उनको टैक्स रिबेट भी देती है। फिर हेल्थ और एजुकेशन लोगों की इम्प्रूव होगी, ये डिबेटेबल है, लेकिन डिपेंड करेगा। और एफडीआई की वजह से शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो हो सकते हैं हमें, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ये डिपेंड करेंगे क्योंकि ये हमारे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, पोल्यूशन, एनवायरनमेंट, यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज लॉन्ग रन में, ये हमें डिसएडवांटेजेस है। तो एफडीआई का जो डायरेक्ट लिंक है लिविंग स्टैंडर्ड के साथ वो हम इतना नहीं बना सकते, क्योंकि ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है। अगर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से फिर एफडीआई का तो बहुत कम इफेक्ट आएगा उसके ऊपर। तो कंक्लूजन में आप ये बता सकते हैं कि पोटेंशियल रोल ऑफ एफडीआई का डेफिनेटली लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर होता है,
लेकिन ये डिपेंड करेगा अदर फैक्टर्स के ऊपर। अदर फैक्टर्स क्या है कि एफडीआई की अमाउंट कितनी है, एफडीआई किस बेसिस पे यहाँ पे आ रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म इनके अपना प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पे, और अदर फैक्टर्स भी डिपेंड करेंगे जो कि हमारे कंट्री की अपने लोगों की प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो चीज़ें भी डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो ये भी आप कोशिश कीजिएगा कि अटेंड कीजिएगा। अभी मैं जरा भी मसरूफ था तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन चेक नहीं कर सका, लेकिन अब मैं ज़रा फ्री हूँ, कल परसों तक इंशाल्लाह क्वेश्चन चेक करूँगा जो हमें लिख के भेजें, तो आप लोग ये क्वेश्चन भी अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अब पूछें अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है इसमें।